नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम के अलावा सभी 8 मंत्री भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी लोगों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। वहीं बीजेपी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में नए वित्तीय वर्ष से घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना तैयार करने का फैसला किया। आपको बता दें कि सावंत ने सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि लौह अयस्क खनन को फिर से शुरू करना और रोजगार सृजन मौजूदा कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकता रही है। विरोधियों द्वारा उन्हें आकस्मिक मुख्यमंत्री बताए जाने पर सावंत ने कहा कि इस बार वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उन्हें चयनित नहीं किया गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 100 रुपए के पार पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत में आज 70 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार डकैती कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें उसने लिखा कि पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय टैक्स के आधार पर अलग अलग राज्यों में भिन्न है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी। तब से 7वीं बार कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अब तक कुल 4 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज नाइमेक्स क्रूड के दाम देखें तो ये 0.66% की गिरावट के साथ 105 रुपए 96 पैसे प्रति माफी चाहूंगा $105.96 प्रति बैरल पर आ गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देश में इसके असर से पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने का डर सता रहा है। भारत सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे और इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पर है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में विरोध के पहले दिन असर दिखाई दिया। यहां परिवहन और बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई। केरल में उच्च न्यायालय को सरकारी कर्मचारियों को इस हड़ताल से दूर रखने के लिए इसे अवैध करार देते हुए आदेश जारी करना पड़ा और इसके बाद भी यहां अधिकांश सरकारी ऑफिस बंद रहे। दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती और ईंधन की बढ़ती कीमतें और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण जैसे मुद्दों पर इसे बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के अलावा स्वतंत्र क्षेत्रीय संघ और श्रमिक संघ भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। कल इस मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और दोनों पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब पीएम मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने कल सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। वहीं विधानसभा में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और बीजेपी ने लोकसभा में यह मामला उठाते हुए केंद्र सरकार के
हस्तक्षेप करने की मांग की। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना देते हुए पश्चिम बंगाल से जुड़े बीजेपी सांसदों ने जमकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए सांसदों ने केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। बीरभूम हिंसा की वजह से गरमाई वहां की राजनीति में विवादित बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया और इसी कड़ी में पश्चिम के बर्धमान जिले के पांडवेश्वर से तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी समर्थकों को खुलेआम धमकी दे दी। যারা কট্টর বিজেপি যাদেরকে হারানো যাবে না তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात जिला अस्पताल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में राकेश टिकैत नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। टिकैत ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की है। देखो, धरना यह है कि पुलिस प्रशासन किसान संगठन के लोगों को झूठे उसमें फंसाना चाहता है कि इनको ये करो और फिर यहाँ जिले में कोई कहने सुनने वाला रहेगा नहीं। इनका ये टारगेट है, पूर्ण रूप से ये टारगेट इनका कभी कामयाब नहीं होगा। टिकैत साहब, रात इमरजेंसी में हंगामा हुआ। हंगामा आपस में दो फरीक थे, वे आपस में कर रहे हैं। उनके भाई उन पे जो केस बनता उन पे कर दो दोनों में। एक दुकानदार है, एक संगठन का आदमी है, दोनों का आपस में झगड़ा दुकान पे हो गया। धरने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? नहीं, धरने की आवश्यकता अगर कोई सिफारिश पर उनकी आ गया भेज दिए, हमने तो 20 आदमी को बंद करोगे। कौन से केस में बंद कर रहे भाई? आप उन दोनों फरीकों को आप बंद करो खूब, वे मुकदमा लड़ लेंगे या फैसला कर लेंगे। मतलब एक बहाना चाह रहे हैं, प्रशासन एक बहाना चाह रहा है कि किसान संगठन को आप दबाने का काम करो। रात दबी से भी दी गई है पुलिस की? नहीं, दबी सो बीस कहीं नहीं दी गई। ये तो घर पे थे सारे और घर से ही हमने दिए भाई, दोनों के मेडिकल करवाओ इनके। तो कब तक चलेगा ये? और क्या पता भाई, जब तक सरकार चाहेगी जब तक चलेगा। बहुत मामले हैं और हम कहाँ लखीमपुर और वहाँ जाते फिरेंगे। सारे मामले हमने तो इनसे ही सोल्व करवाए भाई, इनके ही हो जाएंगे। तो लखीमपुर वालों को भी भाई नौकरी उनकी दी नहीं, घायलों को मुआवजा नहीं मिला, ये बात करके बता देंगे कब उनको मिल रहा। 15 दिन में वहाँ की जमानत हो सके तो, और जो जेल में बंद है उनकी कब होगी भाई, वे भी बता देंगे। टिकैत साहब, जिस तरह इमरजेंसी में रात हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, तो क्या सही है? क्या तोड़फोड़ हुआ? कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। उनसे एक वो लिया, एक स्टूल गिरना तोड़फोड़ नहीं होती। अगर 10 आदमी वहां पर चले गए और एक स्टूल नीचे गिर गया, तोड़फोड़ कुछ नहीं होती। ना हमारा डॉक्टर से कुछ मतलब है इनका, ना इमरजेंसी के उससे है। हमने तो इनको फिर भेजा जाकर अपना मेडिकल करवाओ, पुलिस अपना दोनों का मेडिकल करवावे, दोनों में जो धारा लगती है धारा लगाओ इन पे। लेकिन सिफारिश का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी किसी के साथ में अगर आप उसको जेल भेजोगे। आखिरकार धरना कब तक चलेगा? धरना बताओगी पुलिस प्रशासन यहाँ का, जब भी आ जाएंगे जब बताएंगे। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारी किसी नहीं, हम तो यहाँ कोतवाली में बैठे भाई, टेंट लगाओगे अब यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत मामले हैं तो यहाँ पे बैठ गए, तो और भी मामले हैं वे भी। राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बड़ा परिवर्तन होने वाला है और दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और डीएल रद्द करने का भी प्रावधान रहेगा। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी। कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग इन्फोर्समेंट ड्राइव चला रहा है, इसमें हमने एक ऑर्डर जारी किया है। जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलाएगा तो पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 का फाइन होगा, दूसरी बार में डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा और तीसरी बार तोड़ने पर डीएल रद्द कर दिया जाएगा। चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बहुत जल्द हम व्हाट्सएप नंबर शुरू करेंगे। अगर कोई बस चालक
नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें भेज दें, हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि ये लोग केवल वोट पाने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब जनता का मूड बदलेगा ना, आज महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के नौजवानों के अंदर, उनको एहसास हो जाएगा खाली ये हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भरमा रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं है, शासन नहीं कर रहे, खाली वोट लेने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, वोट लेने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देशवादी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? इनकी पोल खुलेगी तब भी झटका लगे तो मालूम पड़ेगा इन लोगों को। वो पहले हम लोग कह रहे थे चुनाव में 125 दिन तक इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, पहले ही भविष्यवाणी हो रही थी, जैसे चुनाव खत्म हुए नहीं और ये दाम बढ़ाने लगेंगे, आप देख रहे हो दाम बढ़ने लग गए। जनता इन बातों को समझती है, इनकी कथनी में करने में कितना बड़ा अंतर है। समय आने पर इनको झटका देगी जनता, ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो। जब जनता का मूड बदलेगा ना, आज महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के नौजवानों के अंदर, उनको एहसास हो जाएगा खाली ये हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भरमा रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं है, शासन नहीं कर रहे, खाली वोट लेने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, वोट लेने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देशवादी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? इनकी पोल खुलेगी तब भी झटका लगे तो मालूम पड़ेगा इन लोगों को। वो पहले हम लोग कह रहे थे चुनाव में 125 दिन तक इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, पहले ही भविष्यवाणी हो रही थी, जैसे चुनाव खत्म हुए नहीं और ये दाम बढ़ाने लगेंगे, आप देख रहे हो दाम बढ़ने लग गए। जनता इन बातों को समझती है, इनकी कथनी में करने में कितना बड़ा अंतर है। बीरभूम हिंसा को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई। बीजेपी और टीएमसी के विधायक सदन के भीतर ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर रूपा गांगुली ने बयान दिया है। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो विधानसभा में चर्चा मांग रहे थे इसको लेकर, पूरी डिटेल, किसको क्या जानकारी है पूरी डिटेल। तो अगर चर्चा उनको मांगना है तो विधानसभा में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? जैसे भाजपा के कोई भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आप उनको रोक रहे हो, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हो। वहाँ पे कभी एक दिन तो गाड़ी क्या कुछ बड़े बड़े ट्रक्स लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ था, कभी उससे पहले ही पुलिस बैरिकेड करके आप उनको जाने नहीं देते हो। तो ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन का हक बनता है कि वो जगह पे जाके पूरी छानबीन करके देख के आए और उनको भी अपनी जानकारी ले और उनके माध्यम से भी देश के लोगों को, राज्य के लोगों को भी पूरी जानकारी मिलेगी। मैंने खबर पे पढ़ा है कि मनोज टिक्का के कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मतलब बहुत जोरों से मारा है, खून मुंह निकल आ रहा है। एक तो एम्बुलेंस को भी किसी को ले। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य अपने यहां जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उसको लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह बात कही। इस मामले में अब सुनवाई 10 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर स्पष्ट जवाब देने के लिए केंद्र को और समय दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से समय मांगते हुए कहा था कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया गया हलफनामा अभी पढ़ा नहीं है। कोर्ट उन्हें हलफनामा पढ़ने और बहस करने के लिए कुछ समय दे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से दाखिल हलफनामा तो आज अखबारों में छपा है और सॉलिसिटर जनरल ने अभी उसे पढ़ा नहीं है। इस पर मेहता ने कहा कि कुछ जनहित याचिकाओं के दस्तावेज लॉ ऑफिसर तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मेहता को 4 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि मामले में दाखिल अन्य अर्जियों का भी केंद्र सरकार तब तक जवाब दाखिल कर दे। इसके बाद 2 सप्ताह का समय याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए देते हुए मामले को 10 मई को सुनवाई पर लगाने के आदेश दिए हैं।
कश्मीर में आए दिन आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं करने से स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। आतंकियों से निपटने के लिए कई जगह लोगों ने खुद ही अपने जत्थे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये जत्थे अपने इलाके में सक्रिय आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों को न सिर्फ चिन्हित करेंगे बल्कि खुद ही उन्हें घेर कर हिसाब भी चुकता करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने इस संदर्भ में सभी सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक प्रशासन को एक अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी अब आतंकियों के खिलाफ कानून को अपने हाथ में भी ले सकते हैं। वो किसी क्षेत्र विशेष में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों का इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए प्रशासन सतर्क रहे। खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के लोगों ने पंजाब की आतंकी हिंसा से सबक लेते हुए कदम उठाया है। 1980 और उसके बाद के कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में कई जगह ग्रामीणों ने आतंकियों से निपटने के लिए अपने गुट बनाए थे। ये गुट न सिर्फ गांव में पहरा देते थे बल्कि आतंकियों को देखते ही अन्य ग्रामीणों को सचेत करते हुए उन पर टूट पड़ते थे। कश्मीर में पिछले 1 साल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे कश्मीर में लोग पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ हो गए हैं। खुफिया एजेंसी ने बताया कि वादी के बहुत से लोग अक्सर सर्दियों में पंजाब जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर के बहुत से छात्र पंजाब के विभिन्न शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों की जब पंजाब में लोगों से कश्मीर के हालात पर बातचीत होती है तो अक्सर पंजाब के लोग आतंकियों के खिलाफ आम लोगों की भूमिका का जिक्र करते हैं। इससे कश्मीरियों में खुद आतंकियों से लड़ने की भावना प्रबल हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर भी कोशिशें जारी हैं और जंग को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल समेत अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। संवाददाताओं से बात करते हुए यूएन चीफ ने कहा कि मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों के उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने आगे कहा कि मैं अपने तुर्की मित्रों के साथ बहुत निकट संपर्क में रहा हूं। इसी तरह मैं भारत के साथ ही कतर, इजराइल, चीन और फ्रांस और जर्मनी के साथ भी करीबी संपर्क में हूं। मेरा विश्वास है कि इस जंग को समाप्त करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये सभी प्रयास आवश्यक हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वे सभी देश उनके प्रयास का समर्थन कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में स्थित मुंबादेवी मंदिर के पास बड़ा हादसा सामने आया। यहां स्थित पटेल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात यह घटना सामने आई जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आग किस वजह से लगी। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज फिर से आम लोगों को महंगाई का झटका लगा। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से इजाफा देखने को मिला और पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। देश भर में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे आज बढ़ाए गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने सोमवार को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। प्रस्ताव पेश होने के बाद संसद की कार्यवाही 31 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर 31 मार्च को चर्चा होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।